सबसे पहला टॉपिक जो आज हम अभी देखेंगे वो है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। ये चैप्टर मुझे ये बताता है कि बैंक वाले, जितने भी ये बैंक वाले हैं ना, वो हमारे पैसों से, याद रखना, बैंक वाले हमारे पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं। ठीक है, बैंक वाले हमारे पैसों से पैसे कैसे जनरेट करते हैं, वो ये चैप्टर हमें वो बताता है। ठीक है, ज्यादा नहीं है इसमें, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन को हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज द अमाउंट, ठीक है, इज दैट अमाउंट दैट इज बैंक, दैट द बैंक इज एबल टू क्रिएट in the form of deposit with every unit that it keeps at reserve। अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये आपका असर्शनिंग और रीजनिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शनिंग और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन असर्शनिंग और रीजनिंग में ये आ सकता है कि मनी मल्टीप्लायर कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक इज एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट दैट इट कीप एज रिजर्व। इसका ये मतलब है अपने पास जो पैसा रखा है उसके पास, उससे बैंक जो पैसा बनाती है उसको मनी मल्टीप्लाई कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशियो। LRR का मतलब है लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? ठीक है, ये लीगल रिजर्व रेशियो दो रिजर्व का कॉम्बिनेशन है। याद रखिएगा, लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो दो रिजर्व का कॉम्बिनेशन है। लीगल रिजर्व रेशियो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक वो पैसा जो आरबीआई के पास रहना चाहिए और एक वो पैसा जो बैंक के पास रहना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो एक बैंक के पास 100 रुपए हैं अभी, ठीक है, और आरबीआई ने बोला कि भैया मेरे पास आपको 10% पैसा रखना है और अपने पास आपको 10% रखना है। ठीक है, आरबीआई ने बोला कि मेरे पास आपको 10% रुपए रखना है। इसका क्या मतलब है कि भैया 10 रुपए तो मुझे आरबीआई को देने पड़ेंगे, और आरबीआई ये भी बोलेगी बैंकों की आपको अपने पास एक टाइम में कम से कम आपके पास 10 रुपए होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो, कम से कम 10 रुपए होने चाहिए। तो देखो, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो आ गया 20, मतलब 20% जो है वो मेरा लीगल रिजर्व रेशियो हो गया। 100 में से 20 रुपए जो हैं वो बैंक को बचा के रखने हैं, जिसमें 10 रुपए आरबीआई के पास और 10 रुपए सेल्फ के पास। अब बैंक के पास सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए हैं। ठीक है, बैंक अगर लोगों को लोन देना है तो वो सिर्फ 80 रुपए का लोन दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं, मना कर देगी। कोई 85 रुपए का आएगा, मना कर देगी, नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक, तो लीगल रिजर्व रेशियो बेसिकली वो अमाउंट है जिसमें बैंक या तो अपने पास रखेगी या वो आरबीआई के पास रखेगी। अब इसका जो परसेंटेज होता है ना, वो आरबीआई डिसाइड करती है इंडिया में। नॉर्मली ये सेंट्रल बैंक करती है, सेंट्रल बैंक आगे पढ़ेंगे। अब याद रखना, रिजर्व जो है वो जो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है ना, उसी तक रख सकते हो आप। ठीक है, उसी एक्सटेंट तक रख सकते हो, उससे कम नहीं रख सकते। एलआरआर मेरे दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो और एक होता है मेरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली वो पैसा है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। यहां पे गलती होती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान से सुनना। कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा है जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व वो रेशियो है जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यही मालूम होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो मतलब आरबीआई, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब अपने पास। सिंपल सा याद रखना है। तो इसमें ये जो आर आ गया ना, वो आरबीआई हो गया।
इसमें ये एस आ गया, एस का मतलब हो गया सेल्फ, सेल्फ आ गया तो स्टैट्यूटरी, आरबीआई आ गया तो कैश रिजर्व। ठीक है, ऐसे याद कर लो, कभी गलत नहीं होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ना हम एक, अच्छा आपके पास अब रिटर्न तो आएगा नहीं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि जब भी आपको एल आर आर निकालना है, सॉरी आपको अगर मनी मल्टीप्लायर निकालना है, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में मनी मल्टीप्लायर निकालने को आ जाए, आप 1/LRR ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका LRR 20% है, ठीक है, आपका LRR 20% है और आपसे पूछा जाए मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, तो देखिए आप लिखेंगे 1/20%। ठीक है, मतलब 1/20 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/20 कितना आ गया, 5 टाइम्स। मनी मल्टीप्लाई कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला ही याद रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर रिटर्न होता तो मैं आपको ये पूरा समझाता, टेबल पूरी समझाता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है टेबल समझाने से। चाहे तो आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ मैंने इनिशियली 1000 रुपये रखे थे और बैंक वालों ने 5000 रुपये कमा लिए, सिर्फ और सिर्फ लोन दे दे के लोगों को। मनी मल्टीप्लायर मुझे इसी कॉन्सेप्ट को समझाता है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक के टॉपिक में आते हैं। तो याद रखना, सेंट्रल बैंक जो होती है वो एपेक्स बॉडी होती है। एपेक्स बॉडी का मतलब सबसे बड़ी बॉडी होती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो है वो मेरी एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी से क्या मतलब है, सबसे बड़ी बॉडी, सबसे हेड बॉडी, इसके ऊपर और कोई नहीं है। सेंट्रल बैंक हमेशा बैंकों की बॉस होती है, आप ये कह सकते हैं ये सेंट्रल बैंक की बॉस है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करती है। ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करती है। ये इकोनॉमी में कितना पैसा होना चाहिए ये उसको भी मॉनिटर करती है। इसके पास पावर है, ये चाहे तो इकोनॉमी में जो मनी का जो इफ्लो है वो कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है। वो सेंट्रल बैंक करेगी और कोई बैंक नहीं करेगी। इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई होती है, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे डेट बोली गई है ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुई थी। अब मैं बात करूं अगर इंग्लैंड में, क्या इंग्लैंड में भी ये सेंट्रल बैंक है? जी हाँ, इंग्लैंड में भी सेंट्रल बैंक है और उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ यूके मत कर देना, गलत हो जाएगा। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है और यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम है। ठीक है, वहां पर बैंक ऑफ यूएसए नहीं है, फेडरल रिजर्व सिस्टम है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अक्सर गलतियां होती हैं तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूएस में फेडरल रिजर्व सिस्टम और इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन की बात करूं, फंक्शंस भी आ जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। ठीक है, करेंसी अथॉरिटी का ये मतलब है कि आरबीआई जो है वो करेंसी को इशू करती है। सिर्फ आरबीआई करेंसी को इशू करती है। जितने भी इंडिया में नोट चलते हैं, कॉइन चलते हैं, सब आरबीआई करती है, सिवाय 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 1 रुपए को छोड़ के। ठीक है, सिवाय 1 रुपए को छोड़ के ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। क्यों करती है वो आपको अभी जानने से कोई मतलब नहीं है, वो अभी इस टाइम कोई मतलब नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों करती है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। बट ये याद रख लेना, आरबीआई 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के कॉइन इशू नहीं करती।
वो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ये पॉइंट आपको क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इशूड बाय आरबीआई, तो आप 1 रुपी कॉइन 1 रुपी नोट करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि 1 रुपी कॉइन या 1 रुपी नोट को कौन इशू करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दूसरा फंक्शन आता है बैंकर टू गवर्नमेंट। जो मेरी आरबीआई है वो गवर्नमेंट की बैंक है। ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं बैंकिंग रिलेटेड वो आरबीआई करती है। और गवर्नमेंट से मेरा मतलब है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, और जो मेरा आरबीआई है वो करंट अकाउंट मेंटेन करती है। ये भी यहाँ पे गलती हो जाती है लोगों से। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन करती है। ये सरकार को लोन भी देती है, कभी भी सरकार को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा। ये सरकार के बिहाफ पर पैसे को लेती भी है और सरकार के बिहाफ पर पेमेंट भी करती है। इसलिए कहा गया है कि ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक इज द बैंकर टू गवर्नमेंट। थर्ड फंक्शन की बात करूं तो ये बैंकर्स की सुपरविजन है और बैंकर्स की भी बैंक है। ठीक है, ये बैंकिंग फंक्शन को सुपरवाइज भी करती है और अगर बैंक को कोई पैसों की जरूरत है तो ये उनको प्रोवाइड करती है। अब बैंकर की ये बैंक कैसे करती है? एक तो ये बैंक का पैसा रखती है। पैसा कैसे रखती है? अभी आपको बताया था पिछले चैप्टर में, कैश रिजर्व रेशियो रखती है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? वो पैसा जो हम आरबीआई के पास रखते हैं। ठीक है, वो पैसा जो हम आरबीआई के पास रखते हैं, तो ये उन पैसों की हिफाजत करती है। उसी प्रकार से लास्ट में अगर बैंक को कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, वो अपने फंक्शंस को ठीक से नहीं चला पा रही, तो वो आरबीआई के पास जाती है और कहती है कि हमका लोन दे दो भैया, हमें जरूरत है। नेक्स्ट फंक्शन आता है मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करना। मनी सप्लाई और क्रेडिट का मतलब ये है कि आरबीआई के पास पावर है वो इकोनॉमी में, ठीक है, वो इकोनॉमी में किसी भी कुछ भी करके, बहुत सारे तरीके हैं आगे देखेंगे, वो पैसे का सर्कुलेशन कंट्रोल कर सकती है और लोन देने पे भी पाबंदी लगा सकती है। ठीक है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि एक इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट करना चाहिए। वो ये भी डिसाइड कर सकती है कि बैंकों को किसको लोन देना चाहिए और कितनों को लोन देना चाहिए। अच्छा, ये वो कब करती है? ये दो सिचुएशन में करती है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, या डिफ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम में जो मेरा आरबीआई है वो मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल कर लेती है। अब ध्यान से सुनना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। मनी सप्लाई वो हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है। मेरे पास बहुत सारी पॉलिसियां हैं, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, एक आता है मेरा मॉनेटरी पॉलिसी। मनी सप्लाई को वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही कंट्रोल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, इसका जो हम पढ़ेंगे ना, तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम, ये जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि मनी सप्लाई अगर कंट्रोल करना है आरबीआई, वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है। कोई और आंसर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने आरबीआई के फंक्शंस देख लिए। अब एक मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि बैंक जो है वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है, या क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है, या उनके क्या क्या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इस समरी चार्ट में अच्छे से आप लोग कर लेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट पहला टर्म आता है बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट को यूएसए में डिस्काउंट रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, ठीक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है। ठीक है, लोन देती है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। याद रखना, बैंक रेट हमेशा लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। ठीक है, बैंक रेट इज दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग दी लॉन्ग टर्म नीड्स। अब जब भी इन्फ्लेशन होता है तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक इस रेट को बढ़ा देगी। ठीक है, इन्फ्लेशन को मैं एक्सेस डिमांड भी कहता हूं। और जब डिफ्लेशन होगा उसे कम कर देगी। डिफ्लेशन का मतलब डेफिशिएंट डिमांड। जैसे ही वो रेट को बढ़ाएगी, सेंट्रल बैंक पे बर्डन पड़ गया, सॉरी कमर्शियल बैंक पे बर्डन पड़ गया। ठीक है, तो उसके पास पैसा कम बचेगा। जब उसके पास पैसा कम बचेगा, वो आगे लोन नहीं दे पाएगी, कम लोन देगी। इस तरह से उसने मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर दिया और उसने जो क्रेडिट है उसको भी कंट्रोल कर दिया। तो पहला वो कंट्रोल करती है बैंक रेट से। यहां पे ये याद रखिएगा कि वो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। दूसरा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो है ना, वो सिक्योरिटी को बाय या सेल करती है। ध्यान से सुनना, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे सेंट्रल बैंक या तो सिक्योरिटी खरीदेगी या तो बेचेगी। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक म्हणजे ये जो नॉर्मल बैंक्स है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी कमर्शियल बैंक में आती है। ठीक है, इनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। तो अगर आरबीआई सिक्योरिटी को बाय कर रही है या सेल कर रही है, उससे भी मेरा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, या क्रेडिट सप्लाई, क्रेडिट या मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। कैसे? अगर इन्फ्लेशन है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी, और अगर डिफ्लेशन है, मीन डेफिशिएंट डिमांड है, तो ये खरीदेगी। इससे क्या होगा? देखिए, जब उसने सिक्योरिटी बेची, आरबीआई ने सिक्योरिटी को सेल किया, तो क्या होगा? बैंक को खरीदना पड़ेगा। जब बैंक खरीदेगी, ये इनको कैश देगी। जब इनसे कैश चला गया, इनके पास कैश कम हो गया। अगर बैंक के पास कैश कम हो गया तो ये आगे लोगों को कैश कम देगी। ठीक है, उसी तरह से अगर आरबीआई ने परचेज किया है तो इनको क्या करेगी? वो कैश देगी, बदले में ये इनको सिक्योरिटी देंगे। तो बैंक के पास पैसा आ गया। जब पैसा आ गया तो ये आगे पैसा सर्कुलेट कर सकती है। तो इसी तरह से जब वो सेल करती है, इन्फ्लेशन में सेल करती है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा का मतलब क्या है? लोगों के पास ज्यादा पैसा है। तो सरकार ये चाहेगी कि लोगों के पास कम पैसा पहुंचे, इसलिए वो सिक्योरिटी को सेल करना शुरू कर देगी। जैसे सेल करेगी, बैंक क्रेडिट नहीं क्रिएट कर पाएगा, उनके रिजर्व कम हो जाएंगे। जैसे उनके पैसे कम होए, वो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली मेरा इकोनॉमी में कम हो जाएगा। और अगर डिफ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन का मतलब डिमांड कम है, डिमांड कम है का मतलब लोगों के पास पैसा कम है, तो ये सिक्योरिटी को बेचना शुरू करेगी, तो सिक्योरिटी को खरीदना शुरू करेगी। जब सिक्योरिटी को ये खरीदेगी, बैंकों के पास पैसा आएगा, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूं। लीगल रिजर्व रेशियो बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, सेंट्रल लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में बैंक को कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है, और एसएलआर में उनको अपने पास पैसा रखना पड़ता है। जब भी इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन के टाइम में एलआरआर को बढ़ा दिया जाएगा। एलआरआर बढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है कि उनका रिजर्व बढ़ गया, उनको बैंकों को अपने पास और आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना है। और डिक्रीज में क्या है?
कि अब उनके पास पैसा कम कम जमा करना है, वो लोन आगे दे सकते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के टाइम में ये बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम में ये घटा दिया जाता है। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेपो रेट। रेपो रेट मतलब रीपर्चेज ऑप्शन रेट। ये वो रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए और अगेंस्ट सिक्योरिटी। दो चीजें हैं, शॉर्ट टर्म नीड्स और सिक्योरिटी के अगेंस्ट। ठीक है, इसमें बैंक आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक, वो कमर्शियल बैंक को लोन देगी, वो कमर्शियल बैंक को लोन देगी, और जब उनको लोन देगी बदले में उनकी सिक्योरिटीज को वो खरीद लेगी। ठीक है, उसके अगेंस्ट देती है, गिरवी रखवा के कह सकते हो आप। और ये जो मेरा लोन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब अगर आरबीआई को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो रेपो रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही रेपो रेट बढ़ा, मेरी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे ही बोरोइंग कॉस्ट बढ़ी, कमर्शियल बैंक को गुस्सा आएगा। कमर्शियल बैंक को गुस्सा आया, वो ये सारा का सारा गुस्सा कस्टमर पे निकालेगी, वो लेंडिंग रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही लेंडिंग रेट बढ़ा, मीन्स लोन का रेट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट, लोग लोन कम लेंगे। ठीक है, लोन कम लेंगे। तो देखो, जैसे ही लोगों ने लोन लेना कम किया, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया। वहीं पर अगर उसने रेपो रेट को कम कर दिया तो बैंक खुश होगी। जब बैंक खुश होगी तो वो कस्टमर को भी फायदा देगी। क्यों देगी? क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब रेट बढ़ा था हमने इनसे लिया था, जब रेट घटा है तो मुझे इनका फायदा कराना है। तो डिक्रीज में पूरा का पूरा उल्टा इंपैक्ट हो जाएगा। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि आरबी जो बैंक है ना, वो आरबीआई के पास पैसा जमा करती है। ठीक है, वो आरबीआई के पास पैसा जमा करती है कि भैया आप हमारा ये पैसा जमा कर दो और इंटरेस्ट देना हमको। अब इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होता है, वो रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही रेट को बढ़ाएगी, बैंक को लालच आएगा, उन्हें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो वो और पैसा देगी। अब उनके पास पैसा कम है, जब उनके पास पैसा कम है तो वो आगे लोगों को कम पैसा दे पाएंगे। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आता है मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मान लीजिए आप लोन लेने गए, तो बैंक वाले बोलेंगे कि भैया आप कुछ गिरवी रखो। ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है कि बैंक ने वो गिरवी तो रख लिया। जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए का लोन लेने गए, आप 1 लाख रुपए का लोन लेने गए और आपने बदले में गोल्ड को गिरवी रखवाया, मॉर्टगेज कराया, तो बैंक वाले आपको 1 लाख रुपए नहीं देंगे। ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, आपने गोल्ड रखा, गोल्ड की वैल्यू एस्टिमेट हुई 1 लाख रुपए, तो बैंक वाले आपको 1 लाख रुपए नहीं देंगे, वो मान लो 25% काट देंगे। ठीक है, वो 25% काट देंगे, तो आपको टेक्निकली कितना मिला? 75,000। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है कि जो गोल्ड की मार्केट वैल्यू है, जो आप एसेट रखने गए उसकी जो मार्केट वैल्यू है, और आपको एक्चुअल में जो मिला, उन दोनों के डिफरेंस को ना मैं कहता हूं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब अगर बैंक आरबीआई चाहे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकती है। कैसे करेगी? वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी, कहेगी आप 25 रखते थे, आप 30% रखो। इससे क्या होगा? बैंक वाले कम लोन दे पाएंगे। ठीक है, वहीं पर अगर ज्यादा सप्लाई करना है तो ये रेट को 20% कर देगी। इससे क्या होगा? अब बैंक वाले ज्यादा लोन दे पाएंगे, तो अगर ज्यादा लोन दे पाएंगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली मेरा बढ़ गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। एक आता है मेरा बार्टर सिस्टम।
बार्टर सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इसने इसको बोला कि भाई मैं तेरे बाल काटूंगा, बदले में ये डॉक्टर है मान लो, बदले में तू मेरे घर मेरा इलाज फ्री में कर दिया कर, मैं तेरे बाल काटने के पैसे नहीं लूंगा, तू मैं जो दिखाने आऊं उसके पैसे मत लियो। तो देखो, जब सर्विसेज का या गुड्स का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसे मैं कहता हूं बार्टर सिस्टम। यहां पर पैसा एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला ये है कि देखो, हो सकता है कि मैंने ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करी हो, उसके मुकाबले मुझे उतना वैल्यू का गुड्स ना मिले। इसमें मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बाद में करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। एक मनी का चैप्टर पढ़ लेते हैं। मनी का क्या मतलब है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा, ठीक है। पैसा जो होता है, पैसा क्या होता है? आप कुछ सामान लेने जाते हैं, आप पैसा देते हैं, आप कुछ देते हैं, उसके बदले आपको सामान मिल जाता है, तो इट इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। याद रखना, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है जो पर्टिकुलर टाइम में मेजर करते हैं। अब आपके कोर्स में मनी जो है वो वही मनी है जो पब्लिक होल्ड करती है, ठीक है। पब्लिक का मतलब हम लोग जो होल्ड करते हैं, वो पैसा इंक्लूड नहीं करती जो गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर बताता है, ठीक है। मनी क्रिएटिंग सेक्टर को इंक्लूड नहीं करती है, ये मनी स्पेंडिंग सेक्टर को इंक्लूड करता है, याद रखना। मनी स्पेंडिंग सेक्टर, मनी क्रिएटिंग नहीं। आपके वैसे तो 4 तरीके मनी होते हैं, M1, M2, M3, M4। आपके कोर्स में सिर्फ M1 है। M1 इज करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो आप बैंक से कभी भी निकाल सकते हो। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा पैसा आप कभी भी बैंक से निकाल सकते हो। अदर डिपॉजिट विद RBI के साथ आपको मालूम है कि फॉरेन बैंक और कमर्शियल बैंक भी जो डिपॉजिट करती है उसी को हम इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हम और कोई डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं करते। कोई डाउट है?